धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें मुख्य रूप से ओडिशा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना राज्य शामिल हैं, जिनमें तमाम परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि किस तरह से देश में मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा होने की ऐतिहासिक उपलब्धि भारत ने हासिल की है। विकसित भारत के लिए भारतीय रेलवे का विकास काफी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने उन तमाम बातों को सामने रखा जो रेलवे के क्षेत्र में देश में इस समय हासिल की जा रही है। रेलवे इंफ्रा का आधुनिकीकरण और यात्रियों की सुविधाओं पर जोर सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा 4 मोर्चों पर काम किया जा रहा है, जिसमें ये 2 मोर्चे हैं। इसी के साथ रेलवे से संपर्क बढ़ाने और रोजगार के सृजन पर सरकार का लगातार जोर है। नए रेलवे डिवीजन और टर्मिनल 21वीं सदी के लिए बेहद जरूरी हैं, जिस पर मिशन मोड में सरकार लगातार काम कर रही है। देश में हाई स्पीड ट्रेनों की मांग बढ़ रही है और इस मांग को भी पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। भारत में जल्द पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। प्रधानमंत्री ने इस मंच से एक बार फिर देश को ये दोहराया है। भारत आज रेलवे के 100% विद्युतीकरण के करीब पहुंच गया है। तो पिछले 10 साल में रेलवे के क्षेत्र में जो उपलब्धियां थी, प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे में मेड इन इंडिया को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और नए डिवीजन और टर्मिनल से यात्रा और सुविधाजनक होगी। यानी 4 बड़े मोर्चों पर लगातार सरकार रेलवे के क्षेत्र में काम कर रही है, जिसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन है, यात्रियों की सुविधा है, रोजगार सृजन एक तरह से एक बड़ा मोर्चा है जिस पे रेलवे के क्षेत्र में काम हो रहा है, और इसी के साथ साथ देश के हर कोने तक रेलवे की कनेक्टिविटी को स्थापित करना। तो इन 4 मोर्चों पर सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री का देश को रेल सेवाओं से जुड़ा बड़ा उपहार प्रधानमंत्री ने दिया। ये एक बार नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर, हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री का देश को रेल सेवाओं से जुड़ा बड़ा उपहार, नए जम्मू रेल मंडल का किया शुभारंभ। रायगढ़ रेल मंडल भवन का हुआ शिलान्यास। चरलापल्ली स्थित नए टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन। देश में एचएमपीवी के 2 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट। बेंगलुरु के अस्पताल में 3 और 8 महीने के बच्चों में संक्रमण की पुष्टि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रबंध और तैयारियों की कही बात। आलीशान शीश महल नहीं छोड़ रहा केजरीवाल का पीछा। कई गुना लागत बढ़ने और करोड़ों के ऐशो आराम पर भाजपा ने मांगा जवाब। कांग्रेस का शीश महल के मिनी बार पर कटाक्ष, बताया शराब घोटाले की प्रेरणा। तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान के अपमान पर घिरी स्टालिन सरकार। राष्ट्रगान न होने के विरोध में सदन से चले गए राज्यपाल। अनुरोध के बावजूद राष्ट्रगान पर नहीं माने सीएम और स्पीकर। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के त्यागपत्र की संभावना। कनाडाई मीडिया के अनुसार आज छोड़ सकते हैं पद। बुधवार को लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने खिलाफ फैसले की आहट के तहत फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पीएम मोदी ने नए जम्मू रेलवे मंडल का उद्घाटन किया। उन्होंने तेलंगाना में चरलापल्ली स्थित नए टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन और ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे मंडल भवन का शिलान्यास भी किया। पीएम ने कहा कि रेलवे विकास को मापदंडों पर बढ़ाया जा रहा है। भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले
रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन, दूसरा रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा, तीसरा रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी, चौथा रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है। चीन में फैल रहे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है। वहीं केस मिलने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। 3 महीने के बच्चे को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 8 महीने के बच्चे का इलाज फिलहाल जारी है। दोनों संक्रमित बच्चों और उनके परिजनों का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का इतिहास नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि HMPV पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में प्रचलन में है। इससे जुड़ी श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले कई देशों में सामने आए हैं। वहीं ICMR और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP नेटवर्क के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र सांस की बीमारी के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। मंत्रालय ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ICMR पूरे वर्ष HMPV प्रचलन के रुझानों पर नजर रखना जारी रखेगा। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही चीन में किए जा रहे उपायों की जानकारी दे रहा है। इसे लेकर सभी स्वास्थ्य इकाइयां अलर्ट पे है। इस खबर पर नितेंद्र हमारे साथ चल रही हैं मीडिया में, जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। और चीन के खतरनाक वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस को लेकर भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। भारत में भी इस वायरस ने दस्तक दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया है। एक 3 महीने की बच्ची है और एक 8 महीने के बच्चे में ये संक्रमण मिला है। वहीं इस केस के मिलने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। 3 महीने के बच्चे को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 8 महीने के बच्चे का इलाज फिलहाल जारी है। नितेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। नितेंद्र, इस खबर ने एक बार फिर लोगों को थोड़ा सा डराया है। तो अगर हम कोविड की तुलना में इस नए वायरस की अगर बात करें, क्या उससे तुलना करना ठीक है? क्या ये इतना खतरनाक है? भारत सरकार किस तरह से इस पूरे वायरस को लेकर सतर्क दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन के बाद भारत में भी 2 मामले सामने आ गए हैं? देखिए ऋतु, 2 बात स्पष्ट है। पहली बात तो ये खतरनाक नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही इसकी कोरोना से कोई तुलना की जा सकती है। ये जो वायरस है 2001 से भारत में भी है और भारत के अलावा बाकी दुनिया के बाकी देशों में भी है। ये कोई नया वायरस नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार डिटेक्ट हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। ICMR की जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसमें ये बहुत पहले से 2001 से ही सिस्टम में पकड़ में आ रहा है और एक नॉर्मल जो हम कहते हैं फ्लू है उस तरीके से है। 2024 में भी इसके केस भारत में दर्ज किए गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से फैलता नहीं है। खासतौर पे बच्चों में, बुजुर्गों में इसके मामले देखे जाते हैं और जिस तरीके से जो न्यूमोनिया का सिम्टम है, चाहे वो सर्दी, जुकाम, बुखार या फिर इस तरह के जो लक्षण है वही देखे जाते हैं। और देखा होगा आपने भी कि इसमें जो 3 महीने का बच्चा है उसको इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। साथ ही साथ जो 8 महीने का बच्चा है उसका इलाज चल रहा है और वो भी जल्दी ठीक होकर के घर चला जाएगा। तो बहुत ज्यादा जो सर्ज की बात करते हैं कि बहुत तेजी से उछाल है मामले में, ऐसा अभी तक देखा नहीं गया है। ICMR की जो टीम है सर्विलांस पे रखी गई है और पूरी देश भर में जितनी भी नेटवर्क है ICMR के, वहां पर सिस्टम में है। अगर कोई बच्चा
या इस तरह के सिम्टम लेकर आता है तो उसकी जो सैंपल है वो टेस्ट के लिए आईसीएमआर के लैब में भेजे जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि इस वायरस के लक्षण तो नहीं है। लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल नया वायरस नहीं है जो बार बार ये कहा जा रहा है कि नया वायरस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2001 से ही पूरी दुनिया में इसकी मौजूदगी देखी जा रही है। नितेंद्र, दो बातें, एक तो इन दोनों मामलों से ये जोड़ा गया कि इन दो बच्चों को जो ये संक्रमण हुआ है उनके परिवार ने कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं की। दूसरी बात, संक्रमण न फैले इसको लेकर क्या सरकार दिशा निर्देश या कुछ सख्त कदम उठा रही है, उठाने की जरूरत है? देखिए, निश्चित तौर पे जो स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रेस रिलीज आया उसमें भी ये कहा गया कि इनकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है इंटरनेशनल, तो इसका मतलब खुद ही है कि भारत में मौजूद है, क्योंकि जब बच्चे बाहर नहीं गए या फिर कोई उनसे संपर्क में नहीं आया तो ये वायरस चीन से तो आया नहीं है, तो यानी कि भारत में ही मौजूद है वायरस। और बहुत सारे बच्चों में हो सकता है कि और भी देखने को मिले जब सर्विलांस में को और पुख्ता किया जाएगा। जहां तक फैलने की बात है तो वही सब कुछ जो हम पहले कोरोना में यूज करते थे कि मास्क लगा के चले, भीड़ भाड़ में जाने से बचे, क्योंकि ये जो संक्रमित व्यक्ति के छूने या फिर उनके खांसने से छींकने से जो संपर्क में लोग आते हैं उनको होता है, तो ये जो एहतियात है उसको बरतने की जरूरत है। हाथ जो हम साबुन से बार बार कहते हैं, पहले भी कहते हैं कि धोते रहें, ये सब प्रिकॉशन लेना है। जहां तक सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इससे जुड़ी गाइडलाइन भेज चुकी है केंद्र सरकार ने, और सभी राज्यों को ये कहा गया है कि जितने भी अस्पताल हैं लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार किया, उनके संपर्क में आए और एहतियात बरते। जी नितेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को भी दिशा निर्देश जारी करे हैं कि इसके संक्रमण को लेकर एहतियात भी बरता जाए, ऐसे में एक पैनिक जो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड की मार भीषण थी हर मतलब विश्व के तमाम देशों में, और भारत भी उससे छूटा हुआ नहीं था। ऐसे में इस नए वायरस को लेकर अगर लोग एहतियात बरतें तो उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। क्या ये इतना ही बस खतरा है इस वायरस का? देखिए, पहली बात तो खतरा नहीं है, ना ही इस पर पैनिक होने की जरूरत है, ना ही ये कोई नया वायरस है। तीनों बात का मैं खंडन कर रहा हूँ और ये सरकार की तरफ से भी कहा गया कि नया वायरस नहीं है। जब 2001 से इसकी मौजूदगी है तो बिल्कुल भी खतरे की बात नहीं है। एक नॉर्मल जैसे सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है, हम जानते हैं कि ये भी बताया गया आईसीएमआर की तरफ से कि जो विंटर का मौसम है या फिर स्प्रिंग मौसम जो आता है, जो ये मौसम अभी चल रहा है, इसमें इसके मामले देखे जाते हैं और पहले भी देखे जाते रहे हैं। एम्स में भी स्टडी हुई थी 2007 में, 2006-7 में, उसमें भी इसकी मौजूदगी पाई गई थी। तो कोई नया वायरस नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराहट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्द देखने को नहीं मिल रहा है। और सिर्फ एहतियात बरतना है। एहतियात यही है कि जैसे हम मास्क लगाते हैं, भीड़ भाड़ में जाने से थोड़ा बचे, हाथ साफ जरूर करें, और जो सर्दी जुकाम से जो लोग पीड़ित हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। यही बेसिक हम प्रिकॉशन लेते हैं जब हम लोग को नॉर्मल इन्फ्लुएंजा या वायरस होता है तब भी, वही सारा कुछ इसमें भी प्रिकॉशन ठीक नितेंद्र, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, सरकार के हवाले से भी सरकार लगातार कह रही है कि इस नए वायरस से किसी भी तरह का पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है, ये आम इन्फ्लुएंजा की तरह से है। तो इस सर्दी के मौसम में जिस तरह से सर्दी जुकाम बुखार होता है, ये ठीक उसी तरह से है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ एहतियात बरत के चलें आप, इसकी जरूर हिदायत सरकार दे रही है, लेकिन इससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें, बताएंगे कि शीश महल को लेकर लगातार विवाद बढ़ता क्यों चला जा रहा है। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। मैसेज आया है कि ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए,
जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। शीश महल से जुड़ा विवाद आम आदमी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। केजरीवाल के इस पूर्व आलीशान आवास में करोड़ों के ऐशो आराम और लागत में कई गुना वृद्धि का मामला तूल पकड़ रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इसको लेकर केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। रविवार को एक समाचार पत्र ने इससे जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस खुलासे के बाद भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई खुलासे किए हैं, जिसमें नियमों की अनदेखी, बजट में बेशुमार इजाफा शामिल है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से इन तमाम आरोपों को लेकर और खासकर जो कैग की रिपोर्ट से जो खुलासे सामने आए हैं उस पर भी अभी कुछ नहीं कहा गया है। धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। कैग की रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को और बढ़ा दिया है, क्योंकि कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से ऐशो आराम पे जो खर्च होना चाहिए था उससे कितना गुना ज्यादा, यानी कि 75 से 80 करोड़ रुपए का खर्च इस शीश महल को तैयार करने में लगा है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो सीएजी की ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट साल 2022 की है और इस रिपोर्ट में कई खुलासे हैं और जिस खुलासे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा ने, उन्होंने उन खुलासे को जोड़ा है। और आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक जो 3D मॉडल है, 3D मॉडल रखा गया था उस शीश महल का, और उस 3D मॉडल के जरिए ये दिखाने की कोशिश हुई, या हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उनसे पहले ही सवाल पूछा, क्या आपने शीश महल के अंदर जाकर आपने देखा है कि शीश महल के अंदर क्या क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे कभी जाने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे ये जानकारी जरूर मिली है कि शीश महल के अंदर क्या क्या बनाए गए हैं। कैसे एक मुख्यमंत्री ने अपने आवास को निजी तौर पे इसका इस्तेमाल किया है, जबकि ये जब इसका निर्माण हो रहा था तो ये निर्माण हो रहा था, उस निर्माण में कहा जा रहा था कि ये मुख्यमंत्री का ये आवास बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी ने निजी संस्था के रूप में अरविंद केजरीवाल के निजी मकान के तौर पर उसका एक तरीके से निर्माण किया, और पीडब्ल्यूडी जो संस्था है, लोक निर्माण विभाग जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो खुद एक तरीके से कह सकते हैं कि जांच के घेरे में आ गई है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वहां सरकारी विभाग की तरह नहीं काम कर रहा था। वह जो अरविंद केजरीवाल की निजी संस्था के तौर पर वहां काम कर रहा था, और जिस तरीके से एक के बाद एक जो अय्याशी के जो सामान वहां देखे गए, अय्याशी के एक कह सकते हैं कि जैसा कि जो वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वहां शराब खाना भी बना हुआ था ताकि वहां लोग आए और ऐशो आराम करें। तो इस तरीके के निर्माण की चीज। और जो सबसे इस मिनी बार पे कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने बहुत साफ कहा है कि शराब घोटाला करने की प्रेरणा इसी मिनी बार से मिली है, या मिनी बार से प्रेरणा ली है शराब घोटाले से। तो इस तरह का अब आरोप कांग्रेस भी लगातार घेर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव को लेकर एक तरह से ये कहती है कि दोनों ही साथ मिलकर आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, उनका आरोप जो भी हो, राजनीतिक दल है और चुनाव का समय है, वो आरोप लगाए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को इस बात का जरूर खुलासा करना चाहिए था कि जिस शीश महल के लिए आपने 7 से 8 करोड़ रुपए का बजट बनाया था, उस शीश महल के निर्माण में 342% का इजाफा कैसे हो गया। और अभी जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, उस रिपोर्ट के मुताबिक उसके निर्माण में लगभग 75 करोड़ से लेकर 80 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस खुलासे में हुआ है, उस खुलासे में ये हुआ है कि जो तमाम जो चाहे नगर निगम के बात हो या पीडब्ल्यूडी के जो एक तरीके से कहते हैं जो उनका कानून है, उसका खुले तौर पे उस शीश महल के निर्माण में उल्लंघन किया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि सीएम आवास को बनाने के लिए जिस तरीके से मनमानी की गई है और जो जिसका जिक्र हमने पहले किया कि निजी संस्था के तौर पर उसका निर्माण किया गया। और जो बीजेपी का साफ तौर पे ये आरोप है कि जो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मैं तो 50 रुपए का चप्पल पहन के घूमता हूं, मेरी फटी शर्ट है ये मैं पहन के घूमता हूं, उनके लिए 9-9 करोड़ रुपए सौंदर्य के रूप में खर्च हुए हैं। उनके पर्दे देखेंगे, उनके वॉशरूम जो देखे गए हैं या उनकी जो पार्किंग जो देखी और गई है। यही नहीं धीरज, सर्वन क्वार्टर पे ही करीब 10 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, जो उसमें जो सीएजी की रिपोर्ट जो लीक हुई है उसमें जो तमाम बातें सामने आई हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक, कल से लेकर आज तक लगभग 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया, क्या इन आरोपों पर किसी तरह का कोई जवाब, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ तय किया है आम आदमी पार्टी ने? किसी तरीके का कोई जवाब नहीं है, किसी तरीके का उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और जो थोड़ी सी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से आई है, उस प्रतिक्रिया में भी वो फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पीएम आवास का मामला उठाया है कि जिस तरीके से पीएम आवास का निर्माण हुआ था उसी तरीके से उन्होंने सीएम का आवास बनाया है। आज वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर पे कहा कि जो पीएम का जो आवास हमारा बना हुआ है उसमें 1947 से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्री रहे हैं, उसमें इंदिरा गांधी भी रही है, उसमें राजीव गांधी भी रहे हैं और उसी आवास में नरेंद्र मोदी भी रह रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो अरविंद केजरीवाल हैं, क्या ये जो आवास है ये मुख्यमंत्री आवास है या इनका निजी आवास है, तो ये उनको बताना होगा। लेकिन अभी तक जो आम आदमी पार्टी इस बात को सार्वजनिक नहीं कर पाई है कि ये आवास किनका है। और बीजेपी कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं इन्होंने अपने लिए ये आवास बनाया है, ये कोई मुख्यमंत्री का आवास नहीं है। और अगर ये मुख्यमंत्री का आवास होता तो आतिशी मार लेना उसी आवास में रह रही होती। ठीक धीरज, इस शीश महल के साथ कई ऐसे सवाल जुड़े हैं जो दिल्ली चुनाव को भी दिलचस्प बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही हमलावर है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से इन तमाम हमलों और आरोपों पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज पूरी जानकारी के लिए। उधर दिल्ली पुलिस लगातार अवैध बांग्लादेशियों की पहचान में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त पुलिस मध्य एम हर्षवर्धन ने बताया कि इस वर्ष 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच 9 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को FRRO विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने निर्वासन का आदेश दिया। उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा गया था। वहीं दिल्ली पुलिस अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे विदेशियों की पहचान के लिए विशेष रणनीति पर काम कर रही है। अभी इस साल में जो पहले साल का भी 5 दिनों में 9 बांग्लादेशी नेशनल को आइडेंटिफाई करके जो इलीगली रह रहे थे दिल्ली में, उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्टेशन के लिए हमने भेज दिया है। हमने जो ये इलीगल फॉरेनर्स के अगेंस्ट हमारा विजिलेंस है, जो उसको लेकर हमारा अलर्टनेस है, उसको हमने अभी काफ़ी इंटेंसिफाई किया है। हमने एक 2 pronged स्ट्रेटजी एक यूज़ किया है इसमें। एक हमारे जो टीम्स हैं वो ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन करते रहते हैं बेस्ड ऑन मैनुअल इन्फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा जो हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो यूज़ ऑफ डेटाबेसेस के थ्रू है। वहीं दिल्ली मध्य के पुलिस उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2024 में भी दिल्ली पुलिस ने 5 विदेशियों को पकड़ा था, जिसमें से 4 बांग्लादेशी और 1 ईरानी शामिल है। 2024 में भी 5 विदेशी नागरिक हमने डिपोर्टेशन के लिए भेजा था, जिसमें 4 बांग्लादेशी थे और 1 ईरानियन नेशनल था। हमारे टीम्स वेस्ट बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर और मुर्शिदाबाद जिलों में जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर रही है, जो और कुछ सस्पेक्ट्स हैं उनके आइडेंटिटी को क्लियरली एस्टैब्लिश करने के लिए।
तो नए साल में अभी तक 5 दिनों में 9 बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। मुकेश इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, इस खबर को लगातार आप ट्रैक कर रहे हैं। 2024 में भी तकरीबन 15 अवैध बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया था। साथ ही साथ अब फिर 9 बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। जिस रणनीति पे लगातार दिल्ली पुलिस काम कर रही है, उसमें और कौन से बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं? बांग्लादेशियों की धरपकड़ तो हो रही है, लेकिन ये पूरा रूट क्या है जिसके तहत ये आके बसते हैं और बसने के बाद फिर इनको तमाम दस्तावेज तैयार करके और फिर ये रहने लगते हैं कहीं पे? बिल्कुल ऋतु, देखिए इनकी धरपकड़ जो थी वो एलजी के आदेश के बाद शुरू हुई और उसके बाद कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और तमाम जिले की पुलिस इनके पीछे पड़ गई। लगभग 50 से ज्यादा बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, डिपोर्ट भी किया गया एफआरआरओ की मदद से। और इनके जो आप देखेंगे हब कहाँ है, इनका पूरा का पूरा जो गढ़ है वो वेस्ट बंगाल है और आसाम के जो बॉर्डर है वहां से ये भारत की सरजमी पर आते हैं। और ऐसा भी जांच में पाया गया है कि इनको यहाँ पर नौकरी देने का झांसा दे करके लेकर के आया जाता है और उसके एवज में इनसे पैसे भी लिए जाते हैं और इनको जगह जगह छुपा करके रखा जाता है। जैसा बताया पुलिस आयुक्त ने कि सेंट्रल जिले के किसी कुछ होटल्स में भी इनको रखा गया था। और ऐसे ही आप पूर्वी दिल्ली देख लीजिए, पश्चिमी दिल्ली देख लीजिए, द्वारका देख लीजिए, साउथ पश्चिम देख लीजिए, तमाम जगहों से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। और ये भी निकल करके आया है कि एक एक नहीं 2-2 बार इन्होंने ट्राई किया, ये भारत की सरजमी पर आए, उसके बाद यहाँ पर बैठ गए और कहीं ये काम की नौकरी करते हैं। ज्यादातर लोग कूड़ा बेचते हैं, कबाड़ियों का काम करते हैं और उसी के दौरान ये कई सारी ऐसी वारदातों को भी अंजाम देते हैं जिनकी शिकायत भी लोगों ने पुलिस को दी थी कि ऐसे लोग यहाँ पर आकर के बसे हैं जिनका कोई चेहरा नहीं है, जिनकी कोई शिनाख्त नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा निकल करके आ रहा है दिल्ली पुलिस के माध्यम से और आने वाले दिनों में आपको ये फिगर और बढ़ती दिखाई देगी। और साथ ही साथ जो इनको पहचान करने का जो तरीका है वो देखा गया। इनके पास कॉल डिटेल्स है, ये बांग्लादेश में अपने लोकल्स के संपर्क में है और एक हफ्ते पहले जो पीसी हुई थी उसके अंदर बताया गया था कि बांग्लादेश से इनको कैसे ट्रांजिट किया जाता है, फिर हिंदुस्तान में लेकर के आ जाता है, फिर इनका फेक आधार बनाया जाता है, फेक पैन कार्ड बनाया जाता है ताकि इनकी एस्टैब्लिशमेंट हो पाए। और उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे 2 लोगों को जो भारतीय मूल के हैं, जो इस पूरी कड़ी में शामिल थे, उनको भी दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ भेज दिया है। आने वाले दिनों में और ये आंकड़े बढ़ते दिखाई देंगे। और साथ ही साथ जो ये इलीगल माइग्रेंट्स है, जगह जगह आकर के बस गए हैं, इनके साथ साथ कई और ऐसे विदेशी नागरिकों को भी दिल्ली पुलिस पकड़ने में कामयाब हो रही है। चाहे वो अफ्रीकन नेशंस के हों, चाहे वो अदर कंट्रीज के हों, वो भी पुलिस के रडार पे हैं। तो इस पूरी की पूरी मुहिम का जो फायदा है वो न केवल बांग्लादेशियों को पकड़ने में है, बल्कि जो अदर नेशंस के यहाँ पर आकर के छुप गए हैं उनकी भी धरपकड़ की जा रही है। जी मुकेश, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एक पूरी रणनीति बनाकर इनकी धरपकड़ लगातार कर रही है, ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस अपनी इस रणनीति में RWAs जो हैं, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस दिल्ली में काफ़ी हैं, तो जो आप बता रहे हैं कि कोई कूड़ा बीनने वाले हैं, कुछ घरेलू काम करने वाले हैं, तो ऐसे लोग क्या RWAs को भी लेकर साथ किसी तरह की कोई मुहिम शुरू कर रही है दिल्ली पुलिस? क्या उसमें वो शामिल हैं? दिल्ली पुलिस ने मीटिंग करी है, उनको फायदा भी मिला। जिस तरह से आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं और ये जो RW है ये बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि आपको पता लगना जरूरी है कि आपके आसपास कौन रह रहा है। इसकी जानकारी RW दे रही है। RW से लगातार ACP डिवीजन के जो अधिकारी हैं वो भी मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद ये आंकड़े निकाले गए हैं। अभी आपको बहुत सारे ऐसे दस्तावेज है जिनकी जानकारी लेना बाकी है। जैसा पुलिस आयुक्त ने बताया कि बहुत सारे जो पुलिस के इन्फोर्समेंट अलग अलग जिले के लोग हैं वो ऑलरेडी बंगाल की सीमा पे यानी वेस्ट बंगाल में मौजूद है, आसाम में मौजूद है और कई ऐसे इलाकों में मौजूद है जहां से इनको भारत में आने का रास्ता मिलता है। और ये किस तरह से यहाँ पर आते हैं, कैसे ये यहाँ पर रहते हैं। ऐसे 2 लोगों को और भी पकड़ा था जो इनको आसाम के रास्ते हिंदुस्तान की सरजमी पर लेकर के आते थे और उसके बाद इनसे पैसा चार्ज करते थे। जैसा उन्होंने बताया कि 14,000 की नौकरी देने का हवाला लेकर के वो लेकर के आए थे उनको यहाँ पर और उन्होंने होटल में रखा था कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आप यहाँ पर छुप करके रहिए। तो ऐसे में जो चुनाव है आने वाले समय में उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं इस ड्राइव को और तेजी से चलाया जा रहा है ताकि ये किसी गलत अपने मत का इस्तेमाल ना कर दे, क्योंकि फेक वोटिंग भी हो जाती है कई बार। तो ऐसे में इनका कोई
पार्टी गलत इस्तेमाल ना कर दे, उस पर भी बिल्कुल नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग इनके संरक्षण है, जो लोग इनके किंगपिन है, जो लोग इनको यहाँ लेकर के आ रहे हैं, उन पर भी लगातार पुलिस मुकदमे दे रही है। काफी लोगों को पुलिस ने मुकदमे में शामिल किया है और उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया और कुछ लोगों को उन्होंने ऑलरेडी अरेस्ट करके ठीक तिहाड़ भी मुकेश, भेज दिल्ली दिया। पुलिस एक बड़ी रणनीति के तहत अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली और रिहायशी इलाकों से धरपकड़ कर रही है और इसमें अवैध बांग्लादेशियों के साथ जो गैर कानूनी तरीके से विदेशी भी रह रहे हैं उन पर भी यह धरपकड़ लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश पूरी जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर नाराज राज्यपाल RN रवि ने वार्षिक अभिभाषण का बहिष्कार किया और सदन से बाहर चले गए। मामले में तमिलनाडु के राजभवन ने ट्वीट कर बताया कि आज तमिलनाडु विधानसभा में एक बार फिर भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अपमान किया गया। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है। ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत और अंत में सभी राज्य विधानसभाओं में राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में आज राज्यपाल के सदन में आने पर केवल तमिल थाई वास्तु गाना गाया गया, जिसके बाद राज्यपाल ने सम्मानपूर्वक सदन को उसके संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई और CM MK स्टालिन जो सदन के नेता और अध्यक्ष हैं उनसे राष्ट्रगान गाने की अपील की। हालांकि उन्होंने इस अनुरोध को ठुकराते हुए मना कर दिया। इस पर राजभवन ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। राजभवन की ओर से एक्स पोस्ट पर लिखा गया कि संविधान और राष्ट्रगान के अपमान में भागीदार न बनते हुए राज्यपाल गहरी पीड़ा में सदन से चले गए। तमिलनाडु विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे AIADM के विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया है। ये विधायक अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले के खिलाफ आज सदन में प्रदर्शन कर रहे थे। आज से तमिलनाडु विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। इस दौरान AIADMK के विधायक अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। और चेन्नई से हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर रितेश रंजन। रितेश, विधानसभा सत्र था, निश्चित रूप से जो लगातार अन्ना यूनिवर्सिटी का मामला है बड़ा मामला था, DMK को घेरने की तैयारी विपक्ष की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं शर्मसार करने वाली घटना आज विधानसभा में हुई है जब राष्ट्रगान नहीं गाया गया। इस पूरी घटना पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं? राजभवन ने खेद व्यक्त किया है, गवर्नर को जाना पड़ा वहां से उठ के। ये एक तरह से ये बड़ा सवाल उठता है DMK की पूरी कार्यशैली पर। देखिए, ये इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि तमिलनाडु में जो विधानसभा का सत्र जिसको शीतकालीन सत्र कहा जाता है कि जो पहला दिन था वो हंगामेदार रहेगा, ये आशंका हमें बहुत पहले से थी। और आज जब इसकी शुरुआत हुई तो देखने को भी मिल गया, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि हमें ये हंगामा दो तरीके से देखने को मिला है। एक जो हमारे राज्यपाल RN रवि ने जो खेद व्यक्त किया है कि राष्ट्रगान नहीं गाया गया है, दूसरी तरफ AIADMK पूरी तरह से तैयार थी कि जो तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी में जो सेक्सुअल असॉल्ट वाला मामला था उसको बहुत जोर शोर से उठाने वाली थी। उसको लेकर के कल से ही बहुत सरगर्मियां तेज हो गई थी। मेरी जब कुछ AIADMK के नेताओं से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस मामले में राज्य सरकार जो है कहीं ना कहीं लीपापोती करने में लगी हुई थी और इसके लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं कि कैसे रहेगा। लेकिन ये सब मामला उठता उससे पहले RN रवि वाला प्रकरण हो गया और जो दिखता है कि जो शुरुआत में तमिल जैसे भी जब भी विधानसभा के सत्र की शुरुआत होती है तो तमिल ताइवाल्तिकल गाया जाता है जिसको तमिल सॉन्ग कहा जाता है, तमिल राज्य का गान। तो उसके बाद क्या उसके बाद राष्ट्रगान होना चाहिए, जैसा RN रवि बता रहे हैं कि राष्ट्रगान को उसके बाद होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। सबसे पहली बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर राष्ट्रगान होना है तो सबसे पहले राष्ट्रगान होना चाहिए था, उसके बाद स्टेट का कोई भी जो है गान वो किया जाए। लेकिन यहाँ जो प्रक्रिया होती है, जो DMK के स्पोक्स पर्सन A सर्वनन है, उन्होंने जो अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है तो उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में यही बताया है कि ये आज का नियम नहीं है, ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है और RN रवि इससे
अपरिचित नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। वो तमिलनाडु का और तमिलनाडु के कल्चर का अपमान कर रहे हैं। प्रसन्नजीत, तो आपका ये कहना है कि तमिलनाडु विधानसभा में कभी भी राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है या बजता है? नहीं, अकॉर्डिंग टू ए सर्वनन, जो प्रवक्ता है डीएमके के, उनका ये कहना है कि पहले तमिल आर्टिकल होता है, उसके बाद गवर्नर की स्पीच होती है और उसके बाद सबसे अंत में जाकर के राष्ट्रगान गाया जाता है। और यही एक नियम, यही प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है और इसको यही फॉलो भी होने वाला था। लेकिन जैसे ही तमिल आर्टिकल गाया गया तो RN रवि ने कहा कि हमें राष्ट्रगान भी गाना होगा, जिसको सिरे से नकार दिया गया और ये पूरा प्रकरण सामने। जी रितेश रंजन, अब डीएमके का क्या कहना है, क्योंकि ये मामला सिर्फ यहाँ थमने वाला नहीं है। जिस तरह से आज राष्ट्रगान का अपमान किया गया है, संविधान का अपमान किया गया है। देखिए, ये मामला यहाँ थमने वाला नहीं है। अब आपको ये बता दूं कि इस में एक कदम आगे बढ़ते हुए वानती श्रीनिवासन, जो कि भाजपा की विधायक है, उन्होंने यही कहा कि राज्यपाल जब कुछ कह रहे थे तो उनको सदन के नेता को मानना चाहिए था और सदन को भी मानना चाहिए था। और ये प्रक्रिया जो है नहीं पूरी की गई, ये सीधा सीधा अपमान होता है राज्यपाल का। और जो विधि प्रक्रिया है उससे हम लोग कैसे अछूते रहे। और वानती श्रीनिवासन ने कहा कि डीएमके सरकार जो है हमेशा से तमिल विरोधी चीजों में आगे रहती है, वो जन कल्याणकारी सिर्फ दिखावे के लिए करती है। उनका यही आरोप है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए करती है, वास्तव में उनका जन कल्याणकारी और जन सरोकार से कोई मतलब नहीं। तो ये मामला आप देखिए, अभी तो फिर वानती श्रीनिवासन जो भाजपा की विधायिका है उनका बयान आया है। अभी देखना बाकी है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई उनका क्या कहना है। तो धीरे धीरे प्रतिक्रिया लोगों से आती जा रही है। ये प्रकरण पहला दिन जो था हंगामेदार रहेगा, ये अंदेशा था, लेकिन इतना बड़ा होगा। और यहाँ दो चीजें पहले दिन ही निकल के आ रही है। पहला कि राष्ट्रगान वाला मुद्दा और दूसरा जो है अन्ना यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल असॉल्ट के मामले का। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको और इंगित करना चाहूंगा कि जी रितेश, पिछली बार जब हमने बताया था कि जिस लड़की के साथ जो ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, उस जिसने किया था, दोषी ने लड़की के सामने किसी को फोन करके कहा था कि सर के पास तुम्हें जाना होगा, क्योंकि उसने उस पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी थी। और आज एआईएडीएमके के जितने भी नेता थे उन्होंने अपने शर्ट पे एक स्टिकर लगा दिया था कि हु इज दैट सर। ये सवाल उनका था, क्योंकि पहले तो पुलिस ने इसको नकारा कि ऐसी कोई घटना नहीं है, लेकिन फिर बाद में पीड़िता का बयान जब दोबारा दर्ज किया गया तो इस पे जांच चल रही है। जी तो रितेश, डीएमके सरकार ने भले ही अपने बचाने के लिए एक ऐसा विवाद शुरू किया है जो विवाद संविधान के अपमान से शुरू होता है और जो सिर्फ चेन्नई तमिलनाडु विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले पर हमसे चर्चा के लिए। और आइए बात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर इस्तीफे का जबरदस्त दबाव है। द ग्लोब एंड मेल ने रविवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि जस्टिन ट्रूडो इसी सप्ताह या अगले 1-2 दिनों के भीतर पद छोड़ सकते हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पिछले काफी समय से पार्टी के अंदर पनपे असंतोष का सामना कर रहे हैं। लिबरल पार्टी के कई नेता जस्टिन ट्रूडो के कई फैसलों से नाखुश भी बताए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बुधवार को होने वाली एक महत्वपूर्ण कॉकस बैठक से पहले वह अपना पद छोड़ सकते हैं। अधिकांश सर्वे ने इस साल होने वाले चुनाव में ट्रूडो के नेतृत्व में पार्टी की हार की भविष्यवाणी की है। वहीं पियरे पोलिवरे की कंजर्वेटिव पार्टी की जीत का अनुमान लगाया गया है। और जेएनयू की प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस पूरे मामले पे। अंशु, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, जस्टिन ट्रूडो इस समय अंदरूनी चुनौतियों से घिरते दिखाई दे रहे हैं या पिछले कुछ समय में जिस तरह से खालिस्तानियों को लगातार समर्थन करते रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण, अब इनकी अंदरूनी चुनौती जिसमें कि अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम चुनौतियां जो कनाडा झेल रहा है, तो दोनों का मिला जुला एक प्रभाव हम देख रहे हैं। कितनी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे देने की? देखिए, जस्टिन ट्रूडो को आगे या पीछे अपने पद से वो इस्तीफा देकर के हटे, उनकी पार्टी हटाए या सांसद अविश्वास प्रस्ताव लेकर के संसद में उन्हें हटाया जाए,
तो हटना तो एक तय माना जा रहा है। और आपने बहुत अच्छा बिंदु जोड़ा, बताया कि बहुत सारे कारण हैं जो आपस में मिलते हुए नजर आते हैं। तो ट्रूडो हाल फिलहाल अपनी ही पार्टी से अविश्वास का संकट झेल रहे हैं। उनकी अपनी लिबरल पार्टी के जो नेतागण हैं वो उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने हमने एक राजनीतिक संकट देखा जिसमें उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी क्रिस्टिया फेंडी, उन्होंने ओपनली उनकी नीतियों की आलोचना करते हुए इस्तीफा दिया। इसके पहले उनके आवास मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था। वहां यदि हम कनाडा में आर्थिक स्थितियों को देखें तो बद से बदहाल होती चली जा रही है। ट्रूडो की लोकप्रियता ऑल टाइम लो है इस वक्त। लोग भी ये चाहते हैं कि वे इस्तीफा दे दें और कंजर्वेटिव पार्टी इस समय बहुत अच्छे फॉर्म में हमें नजर आ रही है। अच्छा, ट्रूडो की जो पार्टी है वो अल्पमत सरकार में थी और उनको एनडीपी की सहायता से सरकार चला रही थी। और उसी के नेता जगमीत सिंह को प्रसन्न रखने के लिए, मुझे लगता है, या उसका भरोसा बनाए रखने के लिए ट्रूडो ने खालिस्तानी नेताओं को और खालिस्तान के मुद्दे को समर्थन दिया और यहाँ उन्होंने भारत के साथ अपने संबंध खराब कर लिए। लेकिन अंशु, दुर्भाग्य ये है कि एनडीपी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, उनकी सहयोगी पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ दिया अंततः। तो आज की तारीख में वो भारत से जो तलखी खालिस्तानियों के समर्थन को लेकर हुई, उसका तो खामियाजा उन्होंने भुगता ही, भारत के साथ जो संबंध तल्ख हुए हैं। लेकिन अंदरूनी जो राजनीति थी उसमें भी उन्हें इस पूरे मामले ने मात ही दी है, ऐसा लगता है। कृपया मुझे अपना बिंदु पूरा करने दें। मैं इसी बिंदु पर आ रही थी कि जिस जगमीत सिंह के लिए और जिस एनडीपी के भरोसे के लिए ट्रूडो ने भारत के साथ अपने संबंध खराब किए, आज स्थिति यह है कि एनडीपी अपना विश्वास वापस ले चुकी है। जिन सांसदों ने ट्रूडो की पार्टी को समर्थन दे रखा था वो समर्थन वापस हो चुका है। सरकार पहले ही अल्पमत में है। स्थितियां बहुत गंभीर हैं। कई ऐसे सर्वेज हो रहे हैं वहां की मीडिया के द्वारा जिससे पता चल रहा है कि 70% से अधिक लोग चाहते हैं कि ट्रूडो इस्तीफा दे दें। उनकी अपनी पार्टी के अधिकांश नेता चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें। बुधवार को कॉकस की, इनकी जो राष्ट्रीय लिबरल पार्टी की मीटिंग होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण कॉकस मीटिंग होने जा रही है, तो उसमें इनको हटाने का भी फैसला लिया जा सकता है। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि आजकल या परसों में, क्योंकि बुधवार को ये कॉकस है, तो इसके पहले हो सकता है कि ट्रूडो इस्तीफा दे। पीछे संसद जो है कनाडा की वो छुट्टियों के दौरान बंद थी, इसीलिए संसद में अविश्वास मत को लेकर के बातचीत नहीं हो पाई। तो यदि बुधवार तक लिबरल पार्टी कोई फैसले पर नहीं आती है तो बुधवार के बाद फिर संसद में इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव ट्रूडो के खिलाफ लाया जा सकता है और वो पूरी। प्रोफेसर अंशु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो बता रही हैं कि लगातार जस्टिन ट्रूडो न सिर्फ अपने देश में बल्कि आज की तारीख में अपनी पार्टी के भीतर अपने फैसलों से, उन्हीं के खुद के फैसलों से नाराज उनके सांसद अब नेता बदलना चाहते हैं। और ये विद्रोह देखते हुए जस्टिन ट्रूडो, ये माना जा रहा है, जिसका हवाला दिया है कनाडा के ही अखबार ने, कि उनकी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आने वाले 1-2 दिन में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। प्रोफेसर अंशु हमारे साथ फिर जुड़ गई हैं। प्रोफेसर अंशु, अगर जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा देते हैं तो ये नेता पद से इस्तीफा देंगे या कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे? और अगर ये इस्तीफा देते हैं तो कौन सा दूसरा नाम जिसको लेकर चर्चा हो रही है पार्टी में? अभी यदि जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए ये तो दिखाई पड़ रहा है कि ट्रूडो प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे। अब वे स्वयं इस्तीफा देकर के हटते हैं, उनकी पार्टी उनको हटाती है या संसद में प्रक्रिया चलती है, और जैसे ही वे हटते हैं तो फिर लिबरल पार्टी को एक अंतरिम, जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक एक अपना अंतरिम नेता चुनना होगा। अभी किसी एक नाम पर हम नहीं पहुंच सकते, ये कहना बड़ी जल्दबाजी का काम होगा। तो पहले तो ये देखें कि ट्रूडो किस तरह से प्रधानमंत्री पद को छोड़ते हैं और इसके बाद एक अंतरिम नेता की नियुक्ति की जाएगी। और अब लेकिन ये स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है कि कनाडा के जो चुनाव हैं वो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, अक्टूबर में ड्यू हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी होंगे। और ये कह सकती हूँ विश्वास के साथ कि कंजर्वेटिव पार्टी की स्थिति और मजबूत बन जाएगी। तो अब लिबरल पार्टी के लिए सत्ता में वापस आना और सरकार बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अभी किसी एक नाम पर हम पक्की एक बात नहीं कह सकते। जी प्रोफेसर अंशु, इस बीच प्रधानमंत्री ट्रूडो ने मुलाकात की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से भी। हालांकि वो कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था कि संबंधों को बेहतर करने के लिए, लेकिन उस तरफ से भी कोई बहुत अच्छे संकेत जस्टिन ट्रूडो को मिले नहीं हैं।
बहुत अच्छा बिंदु एक और आपने उठाया है। ट्रूडो ने अमेरिका की राजनीतिक स्थितियों को मुझे लगता है बहुत अच्छे से नहीं समझा, और यहाँ जो हमने पहले चर्चा की कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते खराब किए, और अब ट्रूडो ट्रंप सत्ता में लौट रहे हैं। ट्रंप के भारत के साथ और भारत के प्रधानमंत्री के साथ किस प्रकार के गर्मजोशी के रिश्ते हैं पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप ट्रूडो की नीतियों को लेकर के खुले रूप से आलोचना भी कर चुके हैं, और ये जो पूरा खालिस्तान का एक मुद्दा चला और विशेषकर निज्जर की हत्या को लेकर जिस तरह से ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए, वहां ट्रंप साफ साफ भारत के समर्थन में हमें खड़े दिखाई भी पड़े हैं। और अब जो वो आर्थिक नीतियों को लेकर के ट्रंप आगे आए हैं, ये एक अलग राष्ट्रीय मुद्दा है। तो उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इन्हीं नीतियों को लेकर के इस्तीफा भी दिया है। तो ट्रंप जिस तरह की टैरिफ नीतियों को लेकर कनाडा के लिए बात कर रहे हैं, तो वो भी एक ट्रूडो के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार का अमेरिका में एक सत्ता परिवर्तन हुआ और जो ट्रंप आ रहे हैं, उसकी वजह से ट्रूडो की चुनौतियां और बढ़ी हैं, और जो ये दबाव उनके ऊपर इस्तीफे के लिए बन रहा है, इसका एक कारण हम ट्रंप का जो आगमन है वो भी कह सकते हैं। जी प्रोफेसर अंशु, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से ये बताने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपने उन संदर्भों को जोड़ा जिसमें डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री कनाडा की उनका इस्तीफा देना और तमाम उन फैसलों पर सवाल उठाना जो जस्टिन ट्रूडो के लिए हुए फैसले हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठाना जो अर्थव्यवस्था को एक बड़ा नुकसान एक तरह से कर रही है कनाडा के सरकार के लिए, उसमें भी सवाल उठाए थे। साथ ही साथ विद इन द पार्टी के भीतर जो तमाम सांसद हैं, उनकी एक बड़ी नाराजगी है जो जस्टिन ट्रूडो को अब इस्तीफे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अंशु हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवन से मुलाकात की। जयशंकर ने जेक सुलिवन से मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को गहरा करने पर हमारी चल रही चर्चाएं जारी रहीं। पिछले 4 वर्षों में हमारी बातचीत के स्पष्टता को महत्व दिया गया। इसके अलावा उन्होंने घनिष्ठ और मजबूत साझेदारी बनाने में उनके व्यक्तिगत योगदान की सराहना की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को मलारी की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का कार्य हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आज 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायत प्रतिनिधियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। देश भर से आई अनुसूचित जनजाति की 502 महिलाओं ने भारत की संसदीय परंपराओं, संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली के अलावा पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन 73 के प्रावधानों की जानकारी हासिल की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास, महिला अधिकारों और अनुसूचित जनजाति के प्रावधानों का विस्तार से चर्चा की गई। हमारे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर इस देश की महिलाओं ने इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था पंचायत राज के अंदर आपके नेतृत्व से उन जनजाति क्षेत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, ग्रामीण कुटीर उद्योग को बढ़ाना, उस सब में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। महाकुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे पर साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि वक्फ बोर्ड की सारी जमीन पर सरकार को कब्जा कर लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड कानून देश की जमीनों को हड़पने का जरिया बन गया है। वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। अनाधिकार चेष्टा है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले
इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। प्रयागराज में शिवालय पार्क बनाया गया है। ये भारत के मानचित्र पर 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शा रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु इस पार्क में भारत के प्रमुख शिव मंदिरों का दर्शन एक ही जगह पर कर पाएंगे। 14 करोड़ रुपए की लागत वाला ये पार्क कुल 11 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पार्क में तुलसी वन और संजीवनी वन भी बनाया गया है। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है। उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। वे यहाँ 6 साल की उम्र तक रहे थे। इस अवसर पर पटना स्थित तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारे में विशेष आयोजन हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो साझा करते हुए पीएम ने लिखा कि मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश उत्सव पर नमन करता हूं। उनके विचार हमें प्रगतिशील, समृद्ध और दयालु समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व में अनेक विधाओं का संगम था। वो गुरु तो थे ही, भक्त भी श्रेष्ठ थे। वो जितने अच्छे योद्धा थे उतने ही बेहतरीन कवि और साहित्यकार भी थे। अन्याय के विरुद्ध उनका जितना कड़ा रुख था उतना ही शांति के लिए भी आग्रह था। मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान से देश और दुनिया परिचित है। वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। वे समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे। ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी गुरु गोविंद सिंह जी ने संघर्ष किया। यही सारे मूल्य नए भारत के निर्माण के मूल में है। खालसा पंथ के सृजनहार, मानवता के पालनहार, भारतीय मूल्यों के लिए समर्पित गुरु गोविंद सिंह जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक साल में छुट्टियों के लिए लक्षद्वीप जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। लक्षद्वीप में अगत्ती हवाई अड्डे पर उड़ान बढ़ने के साथ ही सर्दियों में डेली टूरिस्ट अराइवल सालाना आधार पर 5 गुना बढ़ गया है। पिछले साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद ये द्वीप सुर्खियों में आया। व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप के लिए अतिरिक्त उड़ानें देखी गईं। अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच अगत्ती हवाई अड्डे पर 69,000 से ज़्यादा यात्री पहुंचे, जबकि 2023 में इसी अवधि के दौरान महज 28,144 यात्रियों ने लक्षद्वीप की यात्रा की। भारत और मालदीव के संबंधों में तल्खी के बाद पर्यटकों के बीच लक्षद्वीप को खासी प्रसिद्धि मिली। वहीं दूसरी ओर लक्षद्वीप को बढ़ती कनेक्टिविटी से फायदा हुआ। पिछली सर्दियों में लक्षद्वीप के लिए एकमात्र उड़ान कोच्चि से थी। अप्रैल 2024 में इंडिगो और फ्लाई 91 ने लक्षद्वीप के लिए अपनी उड़ानें शुरू की। अब अगत्ती हवाई अड्डे से बेंगलुरु, गोवा और कोच्चि को जोड़ने वाली हर सप्ताह 25 उड़ानें होती हैं। सभी उड़ानें 72 सीटर ATR 72 विमान द्वारा संचालित की जाती है। लक्षद्वीप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए आने वाले समय में कई एयरलाइंस यहां के लिए उड़ानें बढ़ा सकती हैं। मध्य प्रदेश के पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि इसे सीधे PIL के तौर पर नहीं सुना जा सकता।
या तो वो हाईकोर्ट के 3 दिसंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल करें या फिर हाईकोर्ट में लंबित मामले में दखल के लिए आवेदन दें। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने 6 सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख दी है। सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा प्रस्तुत किया है। सरकार ने अदालत से कचरे के विनिष्टीकरण के लिए और समय दिए जाने की मांग की है। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।